महंगा पड़ रहा है बीजेपी को सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। सोनिया ने संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति करार दिया। देश भर में कांग्रेसी उतरे सड़कों पर। मुजफ्फरपुर की अदालत ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से बेंगलुरु में। पार्टी को जमीन स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा के साथ साथ पेश किया जाएगा सरकार के 10 महीने के कामकाज का ब्यौरा। बैठक को संबोधित करने वालों में से आडवाणी का नाम गायब। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को उजागर करके चर्चा में आए हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 45वां तबादला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से हटाकर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में भेजा गया। केंद्र सरकार से फिर टकराव के मूड में दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस और लैंड से जुड़ी फाइलें उप राज्यपाल के पास भेजने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने का जारी किया फरमान। मसूरी की आईएएस अकादमी में 6 महीने तक रहने वाली फर्जी आईएएस महिला का सनसनीखेज आरोप। अकादमी के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने ही एंट्री कार्ड मुहैया कराया। लाइब्रेरियन की नौकरी के लिए मांगे गए थे 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिए। और 85% सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को लिया गोद। 673 सांसद आदर्श ग्राम बने। उत्तर प्रदेश के गांवों की समीक्षा 28 अप्रैल और 6 मई को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं अभिलाषा। अगले 1 घंटे में हम आपको सबसे पहले राजपथ में दिखाएंगे कि केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का सोनिया पर दिया गया बयान बीजेपी को क्यों पड़ रहा है भारी। साथ ही बताएंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करने वालों की लिस्ट में से किसका नाम गायब है। और ये भी बताएंगे कि बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी के बैठक के दौरान पीएम मोदी से क्यों मिलेंगे संघ के वरिष्ठ नेता। और इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि जमीन अधिग्रहण बिल पर क्या कहना है सोनिया और वेंकैया नायडू का। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा के आईएएस अफसर अशोक खेमका के क्यों नहीं आए अच्छे दिन। हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के किस फरमान से हो सकता है केंद्र से टकराव। और इसके अलावा देखेंगे कि गोवा के 2 मंत्रियों और 4 विधायकों की मस्ती का आलम। राजकाज में आपको हम बताएंगे कि क्या आरोप लगाए आईएएस अकेडमी में 6 महीने गुजारने वाली फर्जी आईएएस महिला ने। साथ ही ये भी देखेंगे कि रिजर्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर क्या सलाह दी प्रधानमंत्री मोदी ने। और साथ ही बताएंगे कि डाक विभाग की 125 साल पुरानी एक और सेवा पर पड़ा पर्दा। न्याय मंच का रुख करेंगे तो आपको बताएंगे कि विवादों के बीच गुड फ्राइडे पर ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। और ये भी दिखाएंगे कि मानन बंधुओं की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति क्यों हुई जब्त। चौथे स्तंभ में आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के माई चॉइस वीडियो किसको रास नहीं आ रहा। और आज देश की बात के संपादक हैं डेली न्यूज एक्टिविस्ट के संपादक अरविंद चतुर्वेदी, जिन्होंने गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर अपनी राय जाहिर की है। और आज का सवाल देश की बात में जो हम पूछ रहे हैं, आपको बता दें, क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए। और साथ ही जो सोशल साइट्स के पते आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस पर भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। बेहतरीन राय और प्रतिक्रियाओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले रुख कर लेते हैं राजपथ का। बीजेपी के बयान बहादुर नेताओं में शुमार और मोदी सरकार में राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। गिरिराज सिंह को सोनिया गांधी के खिलाफ बयान देना काफी महंगा पड़ रहा है। बयान के लिए खेद जताने के बावजूद उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। बिहार के मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने बीजेपी सांसद पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। और बिहार के कांग्रेस नेता ने इस मामले में गिरिराज सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे संकीर्ण मानसिकता वाला बताया। साथ ही गिरिराज सिंह ने बुधवार को सोनिया गांधी और उनके परिवार पर निजी हमला किया था, जिसका कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। गिरिराज की इस टिप्पणी के विरोध में देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है।
मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। यही मेरा जवाब है। वहीं गिरिराज के बयान पर हल्ला बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने उन्हें पागल करार दिया है। राज बब्बर ने कहा कि उनका इलाज करवाया जाना चाहिए और उस पर जो खर्च आएगा हम उठाने को तैयार हैं। तो इस तरह से तमाम पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इसमें बयान आ रहे हैं और कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा आग बबूला है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीपी हाउस के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया और स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। दिल्ली ही नहीं बल्कि बेंगलुरु और वाराणसी सहित कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और गिरिराज सिंह के इस्तीफे की मांग की। वहीं वाराणसी में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर भी महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा की अगुवाई में महिला कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह का पुतला फूंका। गिरिराज सिंह के बयान पर शोभा ओझा ने कहा कि उनके जैसे लोगों की जगह या तो जेल में है या फिर पागल खाने में। लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, लगातार महिलाओं का अपमान करने वाले बयान आ रहे हैं और वो भी मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री खुद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री छुप भी सकते हैं तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री की कहीं न कहीं मोहर इनकी बयानों पर है और साथ ही गिरिराज सिंह जैसे पागल व्यक्ति की सही जगह या तो पागलखाना या जेल है, मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए। हालांकि गिरिराज सिंह ने इस बयान पर खेद जताया था और कहा था कि अगर मेरे बयान से सोनिया गांधी और राहुल गांधी आहत हैं तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन कांग्रेस इस मसले पर मानने को राजी नहीं और पूरी तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। इस बयान का मांग कर रही है कि गिरिराज सिंह के ऊपर पार्टी एक्शन ले और उनसे इस्तीफा ले ले। गिरिराज सिंह के बयान की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेस ही नहीं बाकी विपक्षी पार्टियां भी केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। एक तो होता है स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई भाई, कोई बात हो गई। लेकिन ये जो गिरिराज सिंह जी हैं ये उस श्रेणी में नहीं आते हैं, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इसी बात के लिए कुख्यात हैं। तो इसका मैसेज ये जाता है कि मोदी जी और बीजेपी ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और प्रधानमंत्री को उन्हें डिसमिस करना चाहिए, वरना पूरा देश और पूरी दुनिया समझेगी कि एक मंत्री बगैर प्रधानमंत्री के मर्जी के इस तरीके का निंदनीय बयान नहीं दे सकता। तो गिरिराज के बयान पर सिर्फ कांग्रेस ने विरोध जताया हो ऐसा नहीं है। बयान में नाइजीरिया का हवाला देना बीजेपी नेता के लिए और मुश्किलें पैदा कर रहा है। गिरिराज के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए नाइजीरिया के राजनयिक ओबी ओंकोगोर ने कहा कि इस बयान को लेकर विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मंत्री अपने बयान को वापस लें और नाइजीरिया के लोगों से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बारिश और ओला प्रभावित किसानों का हालचाल लिया और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में ओला प्रभावित फसलों के सर्वेक्षण में किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र और राज्य सरकार मुआवजे को लेकर किसानों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जल्दी से जल्दी सरकार सामने आए, चाहे मोदी सरकार, चाहे यहाँ शिवराज जी की सरकार, और उनको बिना भेदभाव सभी पीड़ित किसानों को मुआवजा दें। भूमि अधिग्रहण बिल की बात करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस हर मोर्चे पर मोदी सरकार का विरोध करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे नहीं हटेगी। बिल को किसान विरोधी बताते हुए सोनिया गांधी ने साल 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल की वकालत की। स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम इस पर समझौता, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये जो नया बिल जो है मोदी सरकार का,
वो किसान विरोधी है, बिल्कुल कतई किसान विरोधी है। हम लोग अपना बिल बिल्कुल उस पर बिल्कुल अधिक है। तो भूमि अधिग्रहण बिल पर पूरी तरह से कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है और तमाम प्रदेश में इस मसले पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी जता रही है। और इस पूरे मामले में बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर रही हो, जुगत लगा रही हो कि दोनों सदनों से इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन कांग्रेस एक बड़े रोड़े के तौर पर इस रास्ते में खड़ी है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में विपक्ष को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि विधेयक में हम विपक्ष के सुझावों को भी शामिल करेंगे और उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सभी पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी। सरकार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है। वेंकैया नायडू ने कहा कि नए अध्यादेश में 9 आधिकारिक संशोधन किए गए हैं और विपक्ष का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार और भी संशोधनों के लिए तैयार है। वेंकैया ने कहा कि बीजेपी सांसदों को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर और ज्यादा उत्साह दिखाना चाहिए क्योंकि ये देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित किए जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव में भी इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही है और बैठक को पार्टी के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संबोधित करने वाले नेताओं की लिस्ट में पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम शामिल नहीं है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एजेंडे को लेकर हुई बैठक के बाद शहनवाज हुसैन ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, लेकिन जब उनसे लिस्ट में आडवाणी का नाम नहीं होने की बात पूछी गई तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। शहनवाज हुसैन ने बताया कि पार्टी को सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संघ के नेताओं का नाम पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संघ की ओर से दत्तात्रेय होसबोले और कृष्णन गोपाल बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के स्थानीय नेता तिमिलसई सुंदराजन ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार से लेकर शनिवार तक चलेगी और इसमें सदस्यता बढ़ाने, पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने और कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 10 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा भी पेश किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो जाएगा और 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। रविशंकर प्रसाद विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश करेंगे और सुषमा स्वराज इस पर अंतिम टिप्पणी देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी करेंगे और बैठक का समारोह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस में 2 प्रस्ताव लिए जाएंगे। भारत की जिस तरह से पूरे दुनिया में दबदबा बढ़ा है, विदेश नीति में जिस तरह हम सफल हुए, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हो रही बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता भी बेंगलुरु में रहेंगे और कार्यकारिणी की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 3 अप्रैल को होगी और इसमें संघ नेता प्रधानमंत्री से उन तमाम मुद्दों पर सीधी बात करेंगे जिन्हें लेकर संघ और उसके कार्यकर्ताओं के बीच खासी बेचैनी है। प्रधानमंत्री के साथ संघ के शीर्ष नेताओं की इस बैठक को बेहद अहम और गंभीर माना जा रहा है। बैठक में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, सरकार के कुछ मंत्रियों के कामकाज, हिंदुत्व के एजेंडे और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा होगी। संघ को लगता है कि इन मुद्दों की वजह से जनता और संघ कार्यकर्ताओं के बीच सरकार और बीजेपी को लेकर अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बैठक के बाद संघ नेता दिल्ली में 4 से 6 अप्रैल तक आयोजित एक कार्यक्रम के लिए राजधानी आ जाएंगे और मंगलवार को दिल्ली में संघ के सर कार्यवाहक और राजनीतिक मामलों के प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संगठन महासचिव रामलाल के साथ लंबी बैठक करके बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के साथ संघ नेतृत्व की बैठक की रूपरेखा तैयार करेंगे।
चलिए अब एक कॉलर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। मथुरा से उदयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सिंह जी आपका देश की बात में। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी पर दिए विवादित बयान के बाद क्या गिरिराज सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए बीजेपी को? देखिए मैम, सबसे पहले मैं ईपीएन की जो मुहिम है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पर ये बहुत अच्छे मुद्दे उठाते रहे हैं और आम जनता को बोलने का मौका देते। तो सबसे पहले मेरी राय है कि जो हमारे गिरिराज सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर इन्हें बर्खास्त करेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक मौका देना चाहिए कि अगर फ्यूचर में इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो कार्रवाई होगी, जैसे कि बाकी लोगों को मैसेज है, क्योंकि गिरिराज सिंह मंत्री हैं और कितने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद मैच्योर हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो लोगों में क्या मैसेज आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंह जी आपका हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस मसले पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ संबल से जुड़ गए हैं, एमएस खान है। खान साहब स्वागत है आपका देश की बात में। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि गिरिराज सिंह के विवादित बयान के बाद क्या मोदी सरकार को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। राज्य मंत्री को केंद्र में मंत्री जी है और इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी ये है कि सबका साथ लेके चलने का उनका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में वो ऐसे ही मंत्री लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें चाहिए, प्रधान जी को डिसमिस कर देना चाहिए। और आगे की जो रणनीति उनकी है स्पष्ट होती है कि ऐसे मंत्री अपने कैबिनेट में रखेंगे तो भारत के उन आवाम का, उन जनता का क्या होगा जो उनसे विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अगर ऐसे विकास होगा तो भारत में वो जनता आवाम क्या सोचेगी। आज हम लोग पूरे भारत में विकास की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, गरीबी से लड़ने की बात करते हैं, निर्धन की बात करते हैं। अगर ऐसे नेता काम करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यही है प्रधानमंत्री का अपने कैबिनेट में से इन्हें बिल्कुल बर्खास्त करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इस मसले पर आप भी हमें कॉल करके अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 49 साल की उम्र में 45वां तबादला, सत्ता बदली लेकिन किस्मत नहीं बदली। हरियाणा की पिछली सरकार में वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को उजागर करके चर्चा में आए विसल ब्लोअर आईएएस अशोक खेमका ने अपने तबादले पर दुख जताया है। खेमका ने एक ट्वीट में कहा कि तमाम कमियों के बावजूद परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने और बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन ये तकलीफ देने वाला है, यानी उनका ट्रांसफर तकलीफ देने वाला है खेमका को बुधवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हटाकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में भेज दिया गया था। विपक्ष ने खेमका के तबादले को लेकर बीजेपी की खट्टर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनको आर्काइव में ले जाकर के पोस्टिंग कर दिया। हम समझते हैं कि ये ठीक ही है। ठीक इसलिए है कि ईमानदारी जो है आजकल वो रेयर चीज़ हो गई है। तो आर्काइव में तो रेयर चीज़ को ही न रखा जाता है। बीजेपी के लोग इसी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे कि भ्रष्टाचार पर पर्दा इन्होंने नहीं डाला, इसलिए इनको तंग किया। 40 बार या कितना बार उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो ये तो साबित हो गया कि भाई बीजेपी से ये कम नहीं है, कांग्रेस से ये कम नहीं है बीजेपी वाले, ये साबित हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमारी सरकार में अगर एक बार तबादला उनका हो जाता था तो सारी भारतीय जनता पार्टी शोर मचाने लगती थी। आज भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उनका ट्रांसफर क्यों किया गया है। और खास बात यह भी है कि कांग्रेस सरकार के वक्त भी उन्हें तबादला करके पुरातत्व विभाग में ही भेजा गया था और तब बीजेपी ने इसकी भर्त्सना की थी। और फिर से जब बीजेपी सरकार ने भी वही काम किया है तो जहन में यही बात आती है कि पार्टी अलग अलग होती हैं लेकिन सरकारें एक ही तरह से काम करती हैं। चलिए कॉलर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है संतोष आपका देश की बात में। आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी को लेकर गिरिराज सिंह ने जो विवादित बयान दिया उस पर उन्हें बर्खास्त करना चाहिए पार्टी को? सभी लोग तो सही बात कौन करता है, कोई भी नेता ऐसा नहीं जो सही बात, सभी लोग तो बेतुकी बात करते हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमें कॉल करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। खेमका के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच एक बार फिर से ठन गई है। अनिल विज ने अशोक खेमका के ट्रांसफर को गलत बताया है और कहा कि वो मुख्यमंत्री के इस तबादले के फैसले को रद्द करने के लिए उनसे बात करेंगे। अनिल विज ने कहा कि मैं आज भी खेमका के साथ हूं, मुख्यमंत्री से खेमका के तबादले के बारे में बात करूंगा और खेमका ने कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का काम किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कहा है कि अशोक खेमका के तबादले में कुछ भी गलत नहीं है और ये रूटीन ट्रांसफर है। हरियाणा के ईमानदार माने जाने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका की 23 साल की नौकरी में ये 46वीं ट्रांसफर है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदे के खिलाफ आवाज उठाकर हीरो बने खेमका को बीजेपी की सरकार में भी राहत नहीं मिली और उनके साथ वही किया गया जो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी उन्हें ट्रांसफर करके पुरातत्व विभाग में ही भेजा गया था और यही काम बीजेपी की सरकार ने भी किया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक के बाद एक लड़ाई के नए मोर्चे खोलती जा रही है। पूर्ण राज्य के दर्जे और एमसीडी को लेकर केंद्र से भिड़ंत के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जमीन और पुलिस के मामलों से जुड़ी फाइलें अब उपराज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय आनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने अपने आदेश के लिए दिल्ली एनसीटी एक्ट का हवाला दिया है। हकीकत यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए यहाँ की विधायी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। केंद्र ने लैंड और पुलिस विभाग अपने पास यानी अपने अधीन रखा है और उपराज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर इन दोनों मामलों में विशेषाधिकार हासिल है। लेकिन आप सरकार ने अब दिल्ली एनसीटी एक्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लैंड और पुलिस के मामलों की जानकारी देने का हुक्म जारी किया है। पार्टी की अंदरूनी कलह से बिगड़ रही छवि को सुधारने के लिए आप सरकार ने ताबड़तोड़ कई ऐलान किए हैं और सरकार ने फैसला किया है कि सेना में कहीं भी तैनात दिल्ली के नागरिक और किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति जो दिल्ली पुलिस या सशस्त्र फौज में तैनात है, उसके शहीद होने पर उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए एक कॉल ले लेते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले कॉलर अनिल, स्वागत है आपका देश की बात में। हम सवाल पूछ रहे हैं, आज सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह के बयान के बाद क्या सरकार को उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए? जी जी बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा देखिए बयान जो है देश हित में नहीं है। जी जी शुक्रिया अनिल आपका हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए। आम आदमी पार्टी की ही बात करते हैं। पार्टी के भीतर मचा घमासान थमता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा। पार्टी में नाराजगी और इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से 2 सदस्य बाहर हो गए। पार्टी ने राकेश सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एकमात्र महिला मेंबर क्रिस्टीना सैमी ने कार्यकारिणी से खुद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 4 मार्च को हुई बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से हटाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी और उन्होंने तब भी आपके भीतर लोकतंत्र का मुद्दा उठाया था। आपने क्रिस्टीना के इस्तीफे की पुष्टि की है। पार्टी ने उनके इस्तीफे के वजहों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और क्रिस्टीना पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़ी हुई थी। वो तमिलनाडु राज्य के आप संयोजक रह चुकी हैं। पिछले 30 सालों से वो महिला अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल पूर्व एडमिरल रामदास ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फैसले को चुनौती दे डाली है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता को चिट्ठी लिखकर पूछा कि आखिर उनका कार्यकाल कब खत्म हुआ था जो पार्टी ने नए लोकपाल पैनल की नियुक्ति कर दी। बीते रविवार को पूर्व एडमिरल एल रामदास को मनमाने तरीके से हटाकर उनकी जगह नए लोकपाल को नियुक्त कर दिया गया था। रामदास ने कहा है कि क्या इस बारे में उन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा गया। रामदास के मुताबिक उनका कार्यकाल नवंबर 2016 तक चलना था। फिर बिना किसी चर्चा के अचानक उन्हें हटाने का फैसला किस आधार पर लिया गया?
अपनी चिट्ठी में रामदास ने गुप्ता से 6 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, मेरा कार्यकाल कब खत्म हुआ, ये जानना सबके लिए जरूरी है। पार्टी के लोकपाल के नाते पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त हरियाणा और यूपी के कुछ प्रत्याशियों की मिली शिकायतों की जांच के लिए मुझसे अनुरोध किया गया था, तो क्या वो कानूनन सही था? रामदास ने पार्टी को ये भी याद दिलाया कि उसके बाद इसी साल जनवरी में भी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने उनसे विधानसभा चुनाव लड़ रहे 12 प्रत्याशियों के बारे में जांच करने के लिए कहा था। चिट्ठी से यह भी खुलासा हुआ है कि जांच के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, आशीष खेतान, आनंद कुमार के साथ साथ शिकायतकर्ता प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत की थी। उधर गोवा के 2 मंत्रियों और 4 विधायकों ने पिछले 2 साल में कम से कम 20 देशों की यात्रा की है। इस पर सरकारी खजाने से 6 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। गोवा विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार की ओर से डाली गई सूचना के मुताबिक पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलीकर और उद्योग मंत्री महादेव नाइक ने पर्यटन संबंधी आयोजनों में शामिल होने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की है। विधानसभा उपाध्यक्ष अनंत शेत, गोवा पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष नीलेश काब्रल और बीजेपी विधायक गणेश गांवकर और सुभाष फलदेसाई के नाम भी राज्य के खर्चे पर यात्रा करने वालों की सूची में शामिल हैं। खर्च होने वाली कुल राशि में से आधी करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपए अकेले पारुलेकर की दुबई, एडिनबर्ग, लीड्स, ब्रिटेन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और तुर्की जैसे देशों की यात्राओं पर खर्च हुए हैं। जवाब में कहा गया कि यात्रा एजेंट को अभी भी मंत्री के शिकागो, अमेरिका, आम्स्टरडम और नीदरलैंड यात्रा के बिल जमा करने हैं। करीब 85% सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद ले लिया है। सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा शुरू कर दी है और पहली समीक्षा बैठक ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 673 सांसद आदर्श ग्राम चुन चुके हैं अपने अपने क्षेत्र से, जहां इंचार्ज अफसरों की भी नियुक्ति कर दी गई है। 31 मई तक इन सभी गांवों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएंगे। इनमें हरियाणा के सभी 15 सांसद शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक अगली समीक्षा बैठक 16 अप्रैल को रायपुर में होगी, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ की समीक्षा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गांवों की समीक्षा 28 अप्रैल और 6 मई को 2 चरणों में की जाएगी। और इसके अलावा हरियाणा ने केंद्र की तर्ज पर विधायकों के लिए आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर दी है। कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल टॉप 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब्सिडी छोड़ो अभियान के तहत बैंकों और औद्योगिक घरानों को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर छोड़ने के लिए प्रेरित करें। पीएम ने कहा कि यदि 1 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ते हैं तो इतने ही गरीब परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा का फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने खुद पर लग रहे आरोपों पर कहा है कि वो झूठे आरोपों को झेलने के लिए तैयार हैं। विश्वास ने सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति पर महिला प्रेमी होने का आरोप लगा सकते हैं, तो वो भी हर तरह के आरोपों को झेलने के लिए तैयार हैं। एडवांस रेल टिकट बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 4 महीने करने का असर पहले ही दिन दिखाई देने लगा है। नियम के लागू होने के बाद बुधवार को आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लोग टूट पड़े, जहां आम दिनों में औसतन 5 लाख टिकट ऑनलाइन बुक होते थे। इस नियम के लागू होने के पहले दिन यानी बुधवार को 11 लाख टिकट ऑनलाइन बिके। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है। एक्सप्रेसवे के टोल चलाने वाले जेपी इंफ्राटेक ने 3 महीने में दूसरी बार टोल रेट बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने टोल रेट्स में 10 रुपए से 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब 2 और 3 व्हीलर्स के टोल रेट्स 165 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए कर दिए गए हैं, जबकि कार और जीप को 330 रुपए से 360 रुपए टोल देना होगा और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के टोल को 550 रुपए से बढ़ाकर 565 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर में बदलाव कर दिए हैं, जिसके बाद नए दरें जो है लागू होने से अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 9,048 रुपए हर महीने हो जाएगी। नागालैंड की पहली और इकलौती महिला सांसद रानो शायजा को बुधवार को कोहिमा
में उनका निधन हो गया। 1977 में छठी लोकसभा चुनाव में चुनी गई 86 वर्षीय शायजा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। संकटग्रस्त यमन में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चलाए गए सरकार के बड़े अभियान के तहत वहां फंसे भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लौट आया है। 2 विमानों के जरिए 358 भारतीयों को यमन से वापस लाया गया। 168 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 विमान कोची पहुंचा, वहीं दूसरा विमान मुंबई पहुंचा। वापस लाए गए इन लोगों में कुछ नर्सें और श्रमिक भी शामिल हैं। भारत ने संकटग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने का श्रीलंका के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। यमन से 75 से 100 श्रीलंकाई फंसे हैं। बिगड़े हालात के मद्देनजर श्रीलंका अपने नागरिकों को निकालने का इंतजाम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चरमपंथी गुट बोको हराम के खिलाफ नाइजीरिया का साथ देने की कसम खाई है। ओबामा ने नाइजीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के साथ अलग अलग फोन पर चर्चा की, जिसमें ओबामा ने बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की अहमियत पर बात की। और पाकिस्तान चीन से अरबों डॉलर की 8 पनडुब्बियां खरीदने का सौदा करने वाला है। पाकिस्तान को पनडुब्बियां बेचने का समझौता अगर हो जाता है तो ये चीन का दूसरे देशों को हथियार बेचने का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बियों में के इस सौदे के बारे में दोनों देशों के बीच सैद्धांतिक रूप में फैसला कर लिया गया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश की बात में जायजा लेंगे राजकाज का और देखेंगे न्याय मंच की खबरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों में बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं राजकाज का। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 6 महीने से रह रही फर्जी महिला आईएएस ने कई खुलासे किए हैं। खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली रूबी चौधरी ने मीडिया को बताया कि उसके किसी रिश्तेदार ने अकादमी में लाइब्रेरियन की नौकरी दिलाने के लिए 20 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद उसने 10 लाख रुपए भी दिए और इसी वजह से वो अकादमी में रह रही थी। देखिए इस पर रिपोर्ट। जिस रूबी चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकादमी में गुपचुप रहकर पूरे देश में सनसनी मचा दी, वो रूबी चौधरी अब कर रही है बेहद ही सनसनीखेज खुलासे। पहले हम आपको रूबी की वो जानकारी देते हैं जिसने सबसे पहले सनसनी मचा दी। नाम रूबी चौधरी, पता सितंबर 2014 से मार्च 2015 तक आईएएस अकादमी मसूरी, पेशा प्रशिक्षु आईएएस। जी हाँ, ये वही जानकारी थी जिसने मसूरी में मौजूद आईएएस अकादमी की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी थी, क्योंकि तमाम दावों के बीच रूबी फर्जी दस्तावेजों के दम पर फर्जी आईएएस बनकर यहाँ रह रही थी। लेकिन रूबी का सच अब सामने आ गया है और उसके बारे में जो पता चला है वो इस तरह से है। नाम रूबी चौधरी, बेरोजगार, पता मुजफ्फरनगर यूपी। जी हाँ, ये है रूबी के बारे में असली जानकारी। जब रूबी की अवैध तरह से आईएएस अकादमी में रहने की बाबत पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो खुद रूबी मीडिया के सामने आ गई। लेकिन अब वो कैमरे के सामने ही आईएएस अकादमी की पोल खोल रही है। ये कहा था कि पोस्ट के लिए वो सिर्फ जो आई कार्ड वहाँ से इशू कराएगा वो फर्जी आई कार्ड है। मैंने उसके लिए 1000 बार ऑब्जेक्शन किया। किस पोस्ट के लिए आपको बोला गया था? पहले वहाँ एक जसप्रीत तलवार मैम है, वो डीडी की पोस्ट पे है, उनका ट्रांसफर होना था। ये कहा कि हम आपको डीडी की पोस्ट पे रखेंगे, ना डीडी की पोस्ट पे रखा ना किसी की। और पैसे लेने की बात थी, 5 लाख रुपए ले चुके, 15 लाख की और बात थी। सितंबर 2014 से मार्च 2015 तक आईएएस अकादमी में गुपचुप तरीके से रहने वाली रूबी का कहना है कि ना ये तो कोई अपराधी है और न ही कोई जासूस। रूबी का आरोप है कि इसके साथ तो धोखा किया गया है। इसे अकादमी में लाइब्रेरियन बनाने का भरोसा देकर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी और जब इसने 10 लाख रुपए दे भी दिए तो इसे अकादमी के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने ही एंट्री कार्ड मुहैया करवा दिया और आई कार्ड तक दे दिया गया। हालांकि अब मामले ने तूल पकड़ा है तो ये खुद मीडिया के सामने आ गई है। वही रूबी के आरोप बेहद ही सनसनीखेज हैं और किसी बड़े रैकेट की तरफ इशारा करते हैं।
इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। अब जब उस महिला ने बयान दे दिया तो सब कुछ साफ है। 15 दिन की इंक्वायरी में उच्च स्तर की इंक्वायरी होनी चाहिए और उच्च स्तर की इंक्वायरी के बाद उस इंक्वायरी पे कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले वक्त में क्या खुलासा होता है, लेकिन इतना तो सच है कि या तो रूबी सच बोल रही है या फिर ये कुछ छिपा रही है। इसके अकादमी में रहने को लेकर जांच का अंजाम जो भी निकले, इतना तो तय है कि इस घटना ने आईएएस अकादमी की साख पर बट्टा जरूर लगा दिया है और आने वाले वक्त में कुछ बड़े नाम भी जरूर बेनकाब होंगे। देहरादून से राहुल दयाल की रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि करेंसी नोटों को छापने में रिजर्व बैंक देश में तैयार कागज और स्याही का इस्तेमाल करे और मेक इन इंडिया अभियान के हिस्से के तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक समय तय करे। रिजर्व बैंक की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम आरबीआई की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्या हम कोई ऐसी तारीख तय नहीं कर सकते कि जो भी नोट देश में छापे जा रहे हैं उसमें भारतीय कागज और स्याही का इस्तेमाल हो। विडंबना ये है कि जिन महात्मा गांधी ने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ी उनकी फोटो आयातित कागज पर छपती है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बयान के बाद रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंडरा ने कहा कि करेंसी नोट का कागज तैयार करने वाले कारखाने पर काम अंतिम चरण में है और जल्द ही देश के अंदर ही ये कागज तैयार किया जाएगा और भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है और इसकी 40% लागत कागज और स्याही के आयात में जाती है। भारत करेंसी के लिए कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि अगले 20 साल में बैंक गरीबों के घर तक पहुंचे और ये भी उन्होंने कहा कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और उनकी टीम को बधाई देता हूं और आरबीआई के काम से वो संतुष्ट हैं। उन्होंने ऐसा कहा। भारतीय रेलवे में घाटे की बात किसी से छिपी नहीं है। यूपीए सरकार से लेकर एनडीए सरकार तक सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिल्ली मेट्रो को पहचान दिलाने वाले मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे के लिए की जाने वाली केंद्रीकृत खरीदारी पर रोक लगा दे तो इससे हर साल 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे को सामानों की खरीदारी में हर साल कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। श्रीधरन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीद अधिकारों को विकेंद्रित करके यानी निचले स्तर तक देने से इस लूट को रोका जा सकता है। श्रीधरन ने रेलवे के जनरल मैनेजर्स को वित्तीय अधिकार देने और अधिकारों के विकेंद्रीकरण संबंधी अपनी फाइल रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीद अधिकार सीमित होने के कारण रेलवे का बहुत ज्यादा पैसा महज कुछ हाथों में है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। श्रीधरन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भी राय ली है और मौजूदा खरीद प्रक्रिया का विश्लेषण कर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि जवाबदेही तय करने और अधिकारों को विकेंद्रित करने से रेलवे की सालाना आय में भारी अंतर आ जाएगा। इससे हर साल सामान की खरीद में करीब 5,000 करोड़ रुपए और काम के ठेके देने में भी इतने ही रुपयों की बचत होगी। फर्जी वोटरों की शिनाख्त के लिए शुरू की गई आधार वोटर कार्ड लिंकिंग के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए एसएमएस या वेबसाइट का सहारा लिया जा सकता है और जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए जिला प्रशासन जल्द ही मेगा कैंप का आयोजन करेगा। फर्जी वोटरों की पहचान के लिए पूरे देश में वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। जो लोग एसएमएस के जरिए वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं वो कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए ECI लिंक टाइप कर स्पेस दे, फिर वोटर आईडी का नंबर लिखकर फिर स्पेस के बाद आधार नंबर अपना लिखें और इसे 51969 पर भेज दें। इसके बाद उनका आधार और वोटर आईडी लिंक कर दिए जाएंगे। अगर आप डाक खाने में मनी ऑर्डर के जरिए किसी को पैसे भेजने की सोच रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा। टेलीग्राम सेवा बंद होने के करीब 2 साल बाद डाक विभाग की मनी ऑर्डर सेवा बंद हो गई। 135 साल पहले शुरू हुई मनी ऑर्डर सेवा अब इतिहास बन गई है। मनी ऑर्डर सर्विस की जगह अब
इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा से ही पैसे भेजे जा सकेंगे। डाक विभाग के मुताबिक नई सेवा सुरक्षित होने के साथ ही मनी ऑर्डर सेवा की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक है। मनी ऑर्डर सर्विस के बंद होने का मुख्य कारण शहरों के साथ साथ गांवों में भी लोगों का मोबाइल बैंकिंग से लेकर इंटरनेट बैंकिंग पर पूरी तरह से सक्रिय होना है। मनी ऑर्डर में पोस्ट ऑफिस में पैसे और कमीशन जमा कर जिन्हें वो पैसे मिलने होते थे उनका पता दिया जाता था। इस पते पर सबसे निकट पोस्ट ऑफिस डाकिया के जरिए नकद पैसे भेजा जाता था। लेकिन इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा के तहत जैसे ही पैसा भेजने कोई डाक घर जाता है तो उसे एक कोड नंबर दिया जाता है। पैसे भेजने वाले व्यक्ति को उस कोड नंबर की दूसरी पार्टी को फोन करके बताना होता है, फिर वो व्यक्ति डाकघर में कोड बताकर पैसा हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाला है। सेना का 34 सदस्य पर्वतारोही दल एवरेस्ट पर सफाई अभियान चलाने की तैयारी में है। इस दौरान ये दल चोटी की ढलानों पर पर्वतारोहियों द्वारा छोड़े गए कचरों की सफाई करेगा। चोटी पर भारतीय फतेह की स्वर्ण जयंती के मौके पर सैन्य दल इस अभियान की शुरुआत करेगा। पर्वतारोहियों की ये टीम 4 अप्रैल को काठमांडू के लिए रवाना होगी और इस टीम में 6 अफसर समेत 24 अन्य रैंक के सदस्य भी शामिल हैं। चढ़ाई के दौरान पर्वतारोही अक्सर माउंट एवरेस्ट पर तंबू, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ देते हैं। कई बार तो पर्वतारोहियों के शव तक वही रह जाते हैं और उन्हें नीचे नहीं लाया जाता। स्वच्छ एवरेस्ट मिशन के लिए 30 दिन निर्धारित किए गए हैं और टीम पर्वतारोहियों द्वारा पहले छोड़े गए कचरे की सफाई करेगी। चोटी पर 17,770 फीट की ऊंचाई पर आधार शिविर बनाया गया है। सेना का कहना है कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा कूड़ा घर कहा जाने लगा है। सब जगह सफाई अभियान चलाकर हमें प्रधानमंत्री के सपने को आगे बढ़ाना है और इसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में संगीत उत्सव में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। गुलाम अली ठुमरी और चैती गायन पेश करेंगे। समारोह में देश भर से 25 उपवादक और 57 संगीतकार हिस्सा लेंगे। संकट मोचन मंदिर में साल 1923 से ये सालाना समारोह हर साल हनुमान जयंती के मौके पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत मशहूर कवि और महाकाव्य रचयिता रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी ने की थी। 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है ये संगीत उत्सव जो कि 5 दिन तक चलेगा। संकट मोचन मंदिर के हनुमान दरबार में गुलाम अली पहली बार आएंगे और गुलाम अली ने इस कार्यक्रम में आने की इच्छा जाहिर की थी। संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि गुलाम अली के आने से संगीत उत्सव की शान बढ़ जाएगी। समारोह का प्रारंभ पंडित बिरजू महाराज और दीपक महाराज के कथक से होगा। इस बार उस्ताद हशमत अली खान, उनके बेटे उस्ताद अकरम खान के साथ दिल्ली से इनके पोते जरगम अकरम खान तबला प्रदर्शन के लिए और उस्ताद अमजद अली खान अपने बेटे अमान अली खान और अयान अली खान के साथ आएंगे। और आइए नजर डालते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 पर। उन्नीस बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव होंगे। 1991 बैच की यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी देबाश्री मुखर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुई। 1989 बैच के जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी उमंग नरूला इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए। 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। और 1982 बैच की IRTS अधिकारी अचला सिन्हा केंद्रीय सूचना आयोग में संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुई।
और आइए अब देखते हैं न्याय मंच की खबरें। एपीएन की सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल में गुड फ्राइडे को ऑल इंडिया चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर प्रकाशित रिपोर्ट ने न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कोरियन जोसेफ ने विरोध जताया है और उन्होंने इस सिलसिले में चीफ जस्टिस से मुलाकात तो की ही, साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस का मानना है कि गुड फ्राइडे को काम करने में कोई बुराई नहीं है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू के सामने रखे गए इस मामले पर जस्टिस दत्तू ने याचिकाकर्ता से इस मामले में एक याचिका दायर करने और कोर्ट के अन्य बेंच के सामने उसकी सुनवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ता की दलील है कि किसी धर्मनिरपेक्ष देश के सुप्रीम कोर्ट को गुड फ्राइडे के दिन इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए। गुड फ्राइडे को ऑल इंडिया जस्टिस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट में ही विरोध हुआ है। जस्टिस कोरियन जोसेफ ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। एपीएन की सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि जस्टिस जोसेफ ने गुड फ्राइडे के दिन आयोजन को लेकर कहा था कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय छुट्टी के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में जस्टिस जोसेफ ने प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू से भी मुलाकात की। खबरों के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने साफ किया, इस सम्मेलन की तारीखें काफी पहले तय कर दी गई थीं और अब इसमें बदलाव करना संभव नहीं है क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। विवाद खड़ा होने के बाद जस्टिस दत्तू ने कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर किसी धार्मिक पक्षपात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हमारे पास एक धर्मनिरपेक्ष बार है। दत्तू का कहना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंस परंपरागत तौर पर कोर्ट की छुट्टियों के दौरान होती हैं, जिसमें सभी 24 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वीकेंड पर राजधानी आ सकें और कोर्ट के काम में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि हमें अन्य दिनों में काम करना होता है। अगर वर्किंग डे पर हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे तो 3 पूरे वर्किंग डे खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस पहली बार छुट्टी के दिन हो रही हो। इससे पहले 2004 में वाल्मीकि जयंती पर, 2007 में गुड फ्राइडे पर और 2009 में स्वतंत्रता दिवस पर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। अब इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज केटी टॉमस का कहना है कि गुड फ्राइडे के दिन काम करने में कोई बुराई नहीं है। एपीएन की सहयोगी पत्रिका इंडिया लीगल से उन्होंने कहा कि हम गुड फ्राइडे के दिन काम क्यों नहीं कर सकते। अमेरिका में गुड फ्राइडे के दिन कामकाजी दिन होता है, जबकि वहाँ 98% ईसाई हैं। वो चर्च सर्विस के बाद दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन भारत में हम छुट्टियों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मैं छुट्टियों की धारणा के खिलाफ हूँ। उधर ईसाई धर्म गुरुओं का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उनका तर्क है कि संविधान में सभी धर्मों को सम्मान दिए जाने की बात कही गई है। ईसाइयों में गुड फ्राइडे का महत्व है। ये शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल मैक्सिस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके उद्योगपति भाई कलानिधि और परिवार के अन्य सदस्यों के 742 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की की। एजेंसी ने पिछले कुछ महीने में मारन बंधुओं से पूछताछ की थी और सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्की आदेश जारी किया गया। ज्यादातर संपत्ति दयानिधि के भाई और सन टीवी के प्रबंध निदेशक कलानिधि की थी। कलानिधि की पत्नी कावेरी की भी कुछ संपत्ति कुर्क की गई है। व्यक्तिगत रूप से जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें दयानिधि और अन्य की 7 करोड़ 47 लाख रुपए की मियादी जमा राशि, कलानिधि के 100 करोड़ रुपए का मियादी जमा और 2 करोड़ 78 लाख रुपए मूल्य का म्यूचुअल फंड शामिल है। और आइए अब देखते हैं लीगल टॉप 5। जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनरीक्षण याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के तहत जाटों को आरक्षण देने के यूपीए सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के तहत आते हैं।
मथुरा की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे की हत्या के आरोपी को गवाहों के पलट जाने और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वाजपेयी के भतीजे मनीष मिश्रा को चलती ट्रेन से धक्का दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी बच्चे से जुड़े मामले में उसकी पहचान उजागर न होने देने को लेकर निचली अदालतों और अस्पतालों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। और दिल्ली की एक अदालत ने दहेज की मांग और क्रूरता की वजह से शादी के 12 दिन बाद ही खुदकुशी करने वाली महिला के पति को दोषी करार दिया है, लेकिन उसे हत्या के आरोप में बरी कर दिया है। और अब जायजा लेते हैं चौथे स्तंभ का। पिछले दिनों दीपिका पादुकोण का वीडियो माय चॉइस खूब सुर्खियों में रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में पुरुषों की कुंठित सोच को बदलने के लिए आवाज उठाई। दीपिका के इस वीडियो पर बॉलीवुड सितारे भी जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जहां अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शबाना आजमी जैसे कलाकारों ने इसकी तारीफ की है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को ये वीडियो रास नहीं आ रहा। दीपिका का ये वीडियो नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जबकि सोनाक्षी का मानना है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब अनैतिक होना नहीं है। सोनाक्षी का मानना है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को रोजगार और ताकत देना है। और अब जानते हैं हमारे आज के सवाल पर आपकी राय के बारे में। आज हमने आपसे पूछा, क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए? ज्यादातर लोग 73% लोगों का कहना है कि हाँ, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने जवाब दिया नहीं। और आइए अब देखते हैं आज का संपादकीय। किसी भी बात को सीधे सपाट ढंग से कह देना बहुत ही आसान है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि सब में अच्छा व्यंग बोध भी हो। अच्छा व्यंग बोध बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है और वास्तव में ये बहुत निष्कलुष और निष्कपट मन में ही उपजता है। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्री भी तो उसी समाज से आते हैं जिसमें उच्चता बोध के प्रदर्शन और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हिकारत व अवहेलना भरे बेशुमार मुहावरे और कहावतें प्रचलित हैं। जनप्रतिनिधि भी इसी समाज से निकल कर आते हैं और अगर उनमें विकृत किस्म का निंदा रस अपने विरोधियों के प्रति हिलोरे मारता रहता हो तो भला आश्चर्य क्यों। फिर भी जनप्रतिनिधियों और दायित्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनर्थकारी और बेलगाम बहके बोल से बचेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा कि जिनके जीवन में अनुशासन नहीं होता, वे भाषा में भी अनुशासित नहीं रह पाते। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम राज्य मंत्री गिरिराज ने कहा कि अगर राजीव गांधी किसी नाइजीरियाई महिला से शादी करते और सोनिया गांधी अगर गोरी चमड़ी वाली महिला नहीं होती तो फिर कांग्रेस उनका नेतृत्व स्वीकार करती। गिरिराज के इस बयान पर नाइजीरिया के उच्चायुक्त ने भी इसे अस्वीकार्य टिप्पणी बताते हुए माफी की मांग की है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री भी बयानवीरों की सूची में शामिल हो गए हैं। सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने हड़ताल कर रही नर्सों से कह डाला कि वे धूप में प्रदर्शन न करें, काली हो जाएंगी और शादी में दिक्कत आएगी। दरअसल ये केवल बयानबाजी का मसला नहीं है, इसके पीछे स्त्री विरोधी मानसिकता की झलक बखूबी दिखाई दे रही है और कोढ़ में खाज की तरह रंग भेद की मानसिकता भी है। ये सौंदर्य बोध नहीं बल्कि अपने विपक्षी के प्रति विद्वेष से उपजी एक विकृति है। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल और उनकी पार्टी में कई ऐसे बयानवीर हैं जो उनको उस ग्राहक की विवशता की दशा में पहुंचा देते हैं जो बाजार से खीरे और लौकी खरीद कर लाता है, लेकिन उसमें कुछ तीते या कड़वे निकल जाते हैं। ऐसी तितलौकियां दरअसल मोदी सरकार का स्वाद बिगाड़ती हैं, वरना मोदी द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता वृद्धि परियोजना के उद्घाटन का उपलब्धि मूलक प्रसंग विवादित बोल के गुबार में क्यों खो जाता। अरविंद चतुर्वेदी, संपादक, डेली न्यूज एक्टिविस्ट। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए एपीएन के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।